Hello everyone. Good afternoon and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूँ रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे. As you know that today the third class and the last class on संगम मेरा एंशिएंट इंडिया. तो दक्षिण भारत का इतिहास में हम संगम काल पढ़ रहे हैं और आज ये तीसरी और आखिरी क्लास है संगम काल के ऊपर. आइए सुनीता रानी, वेलकम बेटा, वेलकम. तो हिस्ट्री एंशिएंट संगम मेरा क्लास थर्ड है ये और इसी पे टू बी कंटिन्यू होगा. हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? पॉलिटिकल. वी नो पॉलिटिकल हिस्ट्री. और पॉलिटिकल हिस्ट्री में अब हम क्या पढ़ेंगे? पांड्य. ठीक है, पांड्य किंगडम की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. और पांड्य के संदर्भ में हमने बात करी थी पांड्य किंगडम जो है बेटा उसकी कैपिटल कहाँ थी? मदुरई. और समय के साथ इसकी कैपिटल बदलती रही. मदुरई के बाद कहाँ कैपिटल बनी बेटा? लेटर ऑन मालूम है ना, कपाटपुरम. और बेटा कपाटपुरम के बाद कहाँ बनी? नॉर्थ मदुरा. मथुरा लिख दे चलेगा क्योंकि वो टीएच का सिंबल्स लगाते हैं. अच्छा, ये क्या ऑर्गेनाइज किया? दे ऑर्गेनाइज्ड ऑल थ्री संगम. नहीं तो कौन से संगम काल के राजवंश थे जो सभी तीनों संगम का आयोजन किया? पांड्य वंश के राजू ने. कहाँ किया? क्रम आपके सामने में है. अब यहाँ पे हम राजा की बात करें. ठीक है, तो यहाँ पर हम किंग की बात अगर करते हैं तो किंग के ऊपर जो सवाल बनेंगे, पहला एक किंग है नेडियोन. नेडियोन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा लॉन्गी यानी लॉन्ग मैन. ये राजा बहुत लंबा था इसलिए इसको नेडियोन कहा गया. ठीक है, अब नेडियोन जो है जानते हैं ये सागर पूजा की शुरुआत की पहरुली नदी पर. तो देखते हैं, ही स्टार्टेड सागर पूजा एट पहरुली रिवर. ध्यान देना है बेटा, पहरुली नदी का एक जिक्र होता है यहां पर और सागर पूजा की इसने शुरुआत की यानी समंदर की पूजा, समुद्र देवता की पूजा की शुरुआत. तो संगम काल का वह राजा कौन था जिसने सागर पूजा की प्रथा का आरंभ किया? तो हम कहेंगे नेडियोन था वो. ठीक है, पहरुली नदी देखते हैं. अच्छा ठीक है, पूजा. और यहाँ पे हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, स्टार्ट सागर पूजा, इसको पहले उड़ा देते हैं, इसको अलग से एक बनाते हैं. तो सागर पूजा एक स्टार्ट किया. तो दूसरा क्या काम किया? ही, ठीक है, मेक ए कैनाल नोन पहरुली रिवर. बेटा इसने सिंचाई की सुविधा के लिए एक इरिगेशनल कैनाल डेवलप किया, सिंचाई नहर, जिसे पहरुली नदी के रूप में जाना गया. तो वह कौन था जिसने पहरुली नदी को जन्म दिया? एक नदी का देखिए आज कितने सारे हमने कैनाल्स बनाए हैं नदियों से निकाल निकाल के. बेटा अगर सभ्यता के दौर में कुछ ऐसा समय आ जाए
कि ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, टूट फूट जाए जैसे तैसे, लेकिन जो बहाव है नदी का वो बना रहेगा, तो लोग तो आने वाली पीढ़ी कहेगी नहीं ये भी एक नदी है, मैन मेड। बिल्कुल। क्लास स्टार्ट नहीं हुई है क्या अभी? बेटा क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। एक मिनट, क्लास स्टार्ट है, आप देखिए क्लास स्टार्ट है बेटा। क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? आप दिखिए तो। अरे रे रे, तो वो तो कहीं टैप करना होता है ना, थोड़ा इधर उधर करिएगा तो टैप करना होगा। ठीक है, आज कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं, 15 सितंबर जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री संगम मेरा, और संगम मेरा पे आज तीसरा और आखिरी क्लास है ये, और कंटिन्यू कर रहे हैं वही पॉलिटिकल हिस्ट्री से, और पांड का पढ़ना है, क्योंकि चोल राजाओं की बात समझ गए, चेर की बात समझ गया, पांड राजा की बात है। तो पांड किंगडम में कैपिटल जो था पहले मदुरई था, पहला संगम यहाँ हुआ, फिर कपाटपुरम हो गया, वहाँ संगम हुआ, और तीसरा मदुरा हुआ जिसको नॉर्थ मदुरा कहते हैं, तो वहाँ पे संगम आयोजित हुआ। अच्छा, तीनों संगम का ऑर्गेनाइजर पांड राजा ही थे। अब किंग के नाम देखें तो एक नेडियोन नाम का राजा है जिसका अर्थ होता है लॉन्ग मैन। इसने जो है सागर पूजा प्रथा की शुरुआत की, और बेटा इसने एक नहर निकाला सिंचाई के लिए जिसे पहरुली नदी के रूप में जाना जाता है। यानी पहरुली नदी का जन्मदाता कौन सा राजा था? तो हम कहेंगे ये नेडियोन था। ठीक है, हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया। पेज 2 पे आइए। पाल शलय, पाल शलय मुई कुडमी, ये राजा का नाम है बेटा, पालशलय। ये पांड राजा है, पालशलय मुई कुडमी। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है, इसके जो लेख या किताब में जो चर्चा है इससे पता चलता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उत्तर भारत में, उसमें पूरे भारत से छोटे मोटे राजा सैनिक भाग लिए थे दो पक्षों में। तो इस प्रदेश से भी बहुत सारे सैनिक भाग लेने गए थे। कहते हैं श्रीलंका के भी जो है सेना आई थी भाग लेने। तो जो भी सेना जा रही थी तो उसके लिए रास्ते में इस राजा ने भोजन का इंतज़ाम किया था, और बहुत बड़ा जो है पाकशाला बनवाया था, यानी भोजन के लिए लंगर का व्यवस्था किया था। तो इसको कहते हैं पालशलय मुई कुडमी, जिसका मतलब होता है अनेक यज्ञशाला बनाने वाला। ठीक है, महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराने वाला, ये चीज़ें कहा गया है। तो याद रखिएगा, ही मेक लंगर यानी पाकशाला टू फीड आर्मी who goes to take part in the war of Mahabharata. तो महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले आर्मी को इसने भोजन करवाया था। तो ये चीज़ है, और इसी का एक अर्थ होता है कई यज्ञशाला बनाने वाला, यज्ञशाला बनाने वाला, ये अर्थ होता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब है नेंडूजेलियन। ठीक है, नेंडूजेलियन तीसरा जो किंग है, नेंडूजेलियन, और नेंडीजेलियन आदन भी कह देते हैं इसको।
और ये कौन है, तो याद रखिएगा हु हैंग टू कोवलन। कोवलन को फांसी देने वाला कौन था, यही था, हु हैंग टू कोवलन। तो ये याद रखना और कुछ नहीं। तो ये हो गया पॉलिटिकल। अब हम राजनीतिक दशा में और भी चीजें देखेंगे। इसको पहले आप ओके करिए। अब बात करेंगे बेटा कि कुछ वर्ड्स हैं उसका क्या अर्थ है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, आते रहे हैं, वर्ड्स और मीनिंग, बस छोटे छोटे लेवल पे। तो हम देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशन। राजनीतिक दशा उस वक्त क्या थी, तो इसमें हम देखते हैं एक शब्द है नलवय, यानी नलवय का आज क्या अर्थ है ये पूछेगा, तो हम कहेंगे इसे सभा। बेटा गांव घर में जो ग्राम सभा होती है, पंचायत, वही हुआ। फिर है मनरम, मनरम का क्या अर्थ है, तो कहेंगे राजा का सर्वोच्च न्यायालय, दी सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कोर्ट ऑफ द किंग। बेटा राजा का जो दरबार होता वही सर्वोच्च न्यायालय होता। वही सर्वोच्च न्यायालय होता, उसको क्या कहते, मनरम कहा गया है। तीसरा ओरेयर, इसका मतलब क्या होता है, स्पाई, यानी बेटा गुप्तचर, यानी गुप्तचर भी होते थे। सभा, और राजा की जो सर्वोच्च अदालत होती थी उसको मनरम कहते। कराई, ये मतलब तो हम कहेंगे लैंड रेवेन्यू। ये 1/6 होता भूकर। भूकर यानी भूमि कर, भूमि पर लगने वाले कर। इसको ओके करिए, हो जाए तो फिर बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनीता, हाँ जी। हो गया बेटा? हाँ जी। ओके। पेज 3 पे आइए। और हम लोग जो चल रहे थे यहाँ 4 कराई पे आ गए थे। तो अब 5वें नंबर पे कराई के बाद क्या है, इराई। इराई क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा इराई। ये क्या होता था, तो लूटते जो थे वो जो धन होता था, तो इसको कहते हैं लूट का धन, यानी प्लंडर वेल्थ। जितनी पुरानी सभ्यता है वहां तो लूटपाट चलती ही थी, वो भी एक धन का प्रकार था। 6ठे नंबर पे आएंगे तो एक है उल्गू। ये जो मैं लिख रहा हूं उल्गू, याद रखिए, इसको भूलिएगा मत, सबसे ज्यादा यही शब्द आए हैं, उल्गू। इसका मतलब क्या है, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को हम लोग क्या कहते हैं,
कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बेटा। तो उस ज़माने में एक राज्य में जब कोई चीज़ एंट्री करती थी, वस्तु वगैरह, तो उस पर एक सीमा शुल्क लिया जाता और उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, तो उसको उल्गू, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं बेटा इसका इकोनॉमिक कंडीशन। ये तो आपने देखा पॉलिटिकल चीज़ें, कुछ शब्द वगैरह सब ऐसे इकोनॉमिकल चीज़ें आ गई, जैसे इराई क्या है, इकोनॉमिक का चीज़ है, उल्गू क्या है, टैक्स है, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं क्या है। तो अब अगला देखेंगे हम 7वें नंबर पे, वहाँ के किसान जो होते, ज़मींदार जो होते, व्यापारी जो होते, उनको क्या कहते पेशे वाले से। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो वल्लाल मतलब होता है कृषक ज़मींदार, और ये सबसे ज़्यादा सवाल ये भी आए हैं, वल्लाल। वल्लाल इसका मतलब हुआ लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड यानी जमींदार। इसका मतलब हुआ बड़े किसान जो होते उसे उस टाइम में वल्लाल कहा जाता था। और वेल्लरी 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 किसे कहा जाता? तो बेटा इसको कहते हैं लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर यानी कृषि मजदूर, कृषिहीन मजदूर, तो हम इसे कहेंगे कृषि मजदूर। मजदूर तो वही है ना जिसको अपनी ज़मीन नहीं है तो दूसरे के खेत में मजदूरी करता है। तो ये हुआ कृषि मजदूर, लिखिएगा, मजदूरी मैंने लिख दिया। हाँ, अब आइए, उसी तरह से एक शब्द आता है बेटा वेनिगर। वेनिगर यानी इसका अर्थ है ट्रेडर यानी व्यापारी, वेनिगर कहा गया है। उसी तरह से हम देखें तो ये भी समझ गए। अब अगला क्या है तो ध्यान देंगे, ठीक है, नीरय। और उसके बाद देखते पुलियन, एक शब्द आएगा 9वां के बाद 10वां, पुलियन। ये भी खूब शब्द आया है, पुलियन। पुलियन मतलब कौन? तो याद रखिएगा जो रस्सी बनाने वाले होते थे, यानी रस्सी बनाने वाले, रस्सी को क्या कहते हैं? रोप, ठीक है, आर्टिशियन। तो हम इसे कहेंगे रोप हैंडीक्राफ्ट्समैन। यानी रस्सी बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले, तो पुलियन कहा गया है। याद रखिएगा, ये कई बार सवाल आया है। 7, 8, 9, ये 10 था। अब 11 पर आ जाइए। उसी तरह से एनियर है बेटा, एनियर, ये भी कई बार आए हैं। एनियर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एनियर। ये कौन थे? शिकारी। ये जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते, तो शिकारी को क्या कहते हैं हम लोग? हंटर। इसी तरीके से मलवर था, डकैत था, डाका डालता, मलवर। ये कौन होते थे? डकैत, रॉबर, डकैत। क्या करते? डाकाजनी करते थे, डकैती ही करेंगे, डाकाजनी करेंगे। उसी तरह से एक है अवनम, ठीक है, अवनम का अर्थ है मार्केट। आज भी वहां अवनम ही कहते हैं मार्केट को बेटा, ठीक है। अब है मानामिकन।
यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगले पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 4 पे। ये हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिए, फिर मैं अगले पेज पे चलूँ। हाँ उसमें से जो हाँ लाइन और वे, उस पे टिक मार दीजिए। हाँ हाँ, देखिए बेटा, इससे पहले वाले में पहले चले, यहाँ आइए। मनरम कई बार पूछा जा चुका है, ओरेयर का पूछा जा चुका है, कराई पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे आइए। उल्गू, ये यू है, ठीक है ना, इसे यू कहेंगे, उल्गू, ये कई बार पूछा जा चुका है। वेल्लाल पूछा जा चुका है, वेनिगर पूछता ही है, पुलियन पूछा है, एनियर पूछ चुका है। अब आगे आते हैं। पेज 4 पे आते हैं बेटा। तेरह हो गया था ना, 14 पे आते हैं। अब 14 से फिर देखते हैं, समुद्री व्यापार भी होते थे, स्थल मार्ग से भी व्यापार होते थे। तो समुद्री व्यापार के जो सार्थवा होते, लीडर, उसको कहा जाता है मानामिकन। यानी सी गिल्ड लीडर या चीफ। एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। सी ट्रेडर्स लीडर। तो बेटा इसका जो एक्चुअल वर्ड होता है हिंदी में, समुद्री शार्थवाह। बेटा शार्थवाह का मतलब होता है लीडर, जो पूरे कारवा को साथ लेके चलता है, लीड करता है, उसको कहते हैं। फिर है मासा तवान। मासा तवान, मासा तवान मतलब स्थल सार्थवाह। यानी लैंड ट्रेडर्स लीडर। क्योंकि पहले ज़माने में तो व्यापारी लोग एक साथ चलते थे ना, लूट पाट से बचने के लिए, और बहुत सारी सुविधाओं को ध्यान में रख के। और कोई एक गाड़ी माल थोड़े होते, 10-20 गाड़ी 50 गाड़ी लिया, सब मिल के गए, बेच के आए, ऐसे। तो इसलिए साथ चलते थे। अब है एन्नाडी। अगला शब्द है एन्नाडी। एन्नाडी का मतलब क्या होता है? सेनापति, सेना नायक, सेना नायक या सेनापति, जिसे आप चिफेंट भी कहते हैं। तो एन्नाडी पूछा हुआ है, इसको हम हाईलाइट अभी करेंगे बेटा, ठीक है। अब आइए जो अगला इंपॉर्टेंस है उसका, उसके तहत देखेंगे जो सामाजिक स्थिति, सोशल, उससे अब सोशल भी इसमें आ गया। तो ब्राह्मण को क्या कहते थे, ऐसे पूछेगा जाति व्यवस्था। ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग देखते थे, तो एक शब्द आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो ये पुरोहित वर्ग होते, जो पूजा पाठ करवाते, उसको ब्राह्मण ही कहा गया है। अब हमारे यहाँ जो क्षत्रिय साउथ में, वहां पे क्या कहते हैं? अरसर। ये जो अरसर थे ना, उसके वो क्या थे? क्षत्रिय। और इनका काम क्या था? रूलर क्लास थे ये, रूलर्स, शासक वर्ग थे ये, ठीक है। अब बात करते हैं, उस समय सूती वस्त्र का एक केंद्र था। तो याद रखें, माना मिकान, मासा तवान, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। एन्नाडी कई बार पूछ चुका है,
ठीक है, ये यहाँ याद रखिएगा। अब बात करें हम बेटा, तो उरायूर एक जगह है, उरायूर ये कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, यानी सूती वस्त्र मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यानी केंद्र। बेटा ये तमिलनाडु में है आज भी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उरायूर था, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब आइए, उरायूर में सूती वस्त्र का केंद्र है। एक जगह है बेटा अरिकमेडु, अरिकमेडु बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यह होगा, ये तमिलनाडु में है बेटा। अरिकमेडु क्या है, तो हम देखें यहाँ कपड़ा रखने का हौज मिला है, यानी हौज। जिसको हम कहते हैं टैंक, टू कलरिंग क्लॉथ, यानी बेटा कलरिंग क्लॉथ यानी कपड़ा रंगे जाते थे, ये टैंक अरिकमेडु में मिला है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, एनसीईआरटी में भी ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट, पीजीटी, टीजीटी हर जगह ये आता है। अब इसी अरिकमेडु में हम देखते हैं रोमन सम्राट ऑगस्टस के और टेवेरियस के सिक्के मिले हैं। हेयर फाइंड या फाउंड द coins of Roman king Augustus और दूसरा टेबेरियस। ऑगस्टस और टेबेरियस बेटा दोनों रोम का राजा था, और उसके समय के उसके चिन्ह वाले सिक्के, उसके तस्वीर वाले सिक्के हमारे तमिलनाडु के अरिकमेडु से मिले हैं। यानी हम सूती वस्त्र भी सप्लाई करते, मसाला भी सप्लाई करते, बदले में उससे हम सोने चांदी के सिक्के लेते। ये सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ये ध्यान में रखने की चीज़ है। कहाँ से? अरिकमेडु से। ठीक है, और क्या मिले हैं अरिकमेडु से? एक और चीज़ मिले हैं, मैं अगले पर लिखता हूं अरिकमेडु के लिए। आप अगर ये लिख लिए तो मैं अगले पेज पर चलूंगा। पेज नंबर 5 पे आइए। अब यहां पर फिर हमारा एक सवाल क्या बना, अरिकमेडु से और क्या प्राप्त होता है? एम्फोरा। ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं। एम्फोरा, दी वेजल्स विद टू हैंडल। अब ये एक तरह का बर्तन था बेटा, अब उतना तो हम नहीं बना सकते, पर हाँ दो हत्थे उठा करके बर्तन को उठाया जाता था, तो ये वेजल्स था दो हत्थे वाले, दो हैंडल वाले। इसको एम्फोरा कहा गया है। पूछा है कई एग्जाम में कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये अरिकमेडु से ही प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ का था? तो रोमन वेजल्स। ये रोमन पात्र है। पात्र मतलब बेटा बर्तन, रोमन बर्तन है, यानी रोम के साथ हमारा व्यापार वाणिज्य था। ये सब चीज़ें बताता है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पॉइंट क्लियर? अब आइए, तो हमें ऑगस्टस वगैरह के भी सिक्के मिले, टेबेरियस के भी सिक्के मिले, और नीरो के भी सिक्के मिले। इवन नेरो, किंग ऑफ रोम, coins to found। तो बेटा हमें
नीरो के भी सिक्के मिले। नीरो राजा था, कहते हैं ना जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो यह याद रखिएगा। ठीक है बेटा, स्ट्रैबो आपको मालूम ही है, स्ट्रैबो एक इतिहासकार है, भूगोलवेत्ता है, और वो भूगोल की कई किताबें लिखी है। तो स्ट्रैबो लिखता है, ऑगस्टस sent his envoy in the court of, ठीक है, पांड्य किंग। ठीक है, पांड्य किंग। पांड्य राजा के दरबार में रोम का राजा ऑगस्टस ने अपने दूत भेजे थे। ये हॉट क्वेश्चन है। आते हैं सवाल। ठीक है, इसको ओके करिए बेटा, आप बस थोड़ा सा रह गया, आज इसको फिनिशिंग पॉइंट पर लाना है। हो गया सर। हो गया। चलिए अब आगे क्या होता है देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। आपसे पूछेगा क्या दास प्रथा थी, तो हम कहेंगे नो स्लेवरी सिस्टम, यानी गुलामी की प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं, यानी संगम काल में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सिंगल मैरिज सिस्टम, यानी यहां पे बहु विवाह प्रथा नहीं दिखती, सिंगल मैरिज, एकल विवाह दिखता है। 5 तिन्ने, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 5 तिन्ने, एक शब्द है 5 तिन्ने, इसका मतलब है लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज होता था बेटा, वैदिक काल में भी लव मैरिज था। हम तो पढ़ाए ना गंधर्व विवाह, तो ये तो था, तो याद है। अब सती प्रथा के ऊपर बात होगी, क्या सती प्रथा थी, बाल विवाह था, तो उस पर बात करते हैं। तो हम पेज टर्न लेंगे, पेज 5 के बाद 6 की ओर बढ़ेंगे। पेज 6। तो बात हो रही है अब किसकी, सती प्रथा की। सती प्रथा अकॉर्डिंग टू विश, यानी इच्छा अनुसार, यानी अगर किसी परिवार विशेष में ये इच्छा है तो करे, वरना कोई दबाव नहीं है, कोई प्रथा नहीं है। तो सती प्रथा इच्छा अनुसार थी, कोई किया कोई नहीं किया, तो ये कोई प्रथा नहीं थी, ये ट्रेडिशन नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखें बाल विवाह, तो बाल विवाह नहीं होती थी, ये हमेशा याद रखिएगा। नो चाइल्ड मैरिज, तो बाल विवाह कभी नहीं हुए, वो तो बाद में मध्यकाल में आके होने लगा। अब जो फीमेल होती थी उनके कंडीशन के तौर पर ये सब चीज़ें आपको दिख रहा है। और फीमेल का एक कंडीशन देखें तो ग्रेट पोएट, यानी कवि यत्री भी हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि वो कवियत्री भी हुई। ऐसी 2 कवियत्री का जिक्र होता है, यह हाई लाइटेड क्वेश्चन होता है संगम काल का।
अवैयार और नचेलियर। तो ऐसी दो कवित्री का, एक का नाम है अवैयार अवैयार, और दूसरी कवियत्री जो थी नचैलियर। नचैलियर। और इसमें ये नाम खास करके याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पहला वाला खास कर। ओवैयार कवित्री अपने संस्मरण में लिखती है कि मैं कवि के तौर पर बहुत प्रसिद्धि पाई, अनेक राजाओं के दरबार में गई, वहाँ हमें बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई, और एक राजा के दरबार में गई मैं एक अन्य राजा का दूत बन करके, तो वहाँ पहुँचने पर उस राजा ने हमें एक बहुत ही नायाब अद्भुत फल दिए, आंवला। आंवला जानती है ना, गूजबेरी। आंवला यानी गूजबेरी। तो आंवला गूजबेरी साउथ इंडिया में उस टाइम में ये फल नहीं जाता था, इंपोर्ट होता था उत्तर भारत से। तो ये फल मिला तो उसको आश्चर्य लगा कि अच्छा ये भी एक फल होता है। जैसे बेटा मान ले 10 साल पहले तक भारत में अंजीर की खेती ना के बराबर होती थी, अंजीर बड़ा, अब सुनते थे अच्छा ऐसा फल होता है। अब देखिए जगह जगह अंजीर की खेती हो रही है, हर दुकान पे अंजीर के फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा गूजबेरी के बारे में ये कहती है। आंवला एक अद्वितीय फल था, यानी कि अद्भुत, अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले देखा नहीं गया साउथ इंडिया में। तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे भी सवाल आए हुए हैं बेटा आंवला के ऊपर। अब आइए हम देखें अगला। तो ये इस ज़माने में क्या प्रोस्टिट्यूशन थे? हाँ, वेश्यावृत्ति थी। ठीक है, अब हम देखें गणिकाएं, गणिकाज होती थी, नृत्य संगीत होते थे। ठीक है, और आइए खास करके देखें तो ये करेकाल है ना, करेकाल्स डॉटर एंड सन इन लॉ वर ग्रेट डांसर। जो राजा करेकाल है ना, चोल वंश का या संगम काल का महानतम शासक, उसकी जो बिटिया थी, उसका जो दामाद था, ये दोनों नर्तक थे, नर्तकी थे, डांसर थे। याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते वैजयंती माला को, हेमा मालिनी को, रेखा को, क्या कहते हैं, एक अग्निहोत्री कोई अग्निहोत्री हीरोइन आई थी ना एक दूजे के लिए में, ये सब क्या थी, पहले डांसर ही तो थी, समय के साथ आगे बढ़ी। तो ये याद रखने की चीज़ है बेटा। तो ये अच्छी शिक्षा मानी जाती थी, ए काइंड ऑफ एजुकेशन। आज भी साउथ इंडिया में हर बेटी को डांसिंग और सिंगिंग सिखाई जाती है, उसके वो कल्चर का, ट्रेडिशन का, एजुकेशन का पार्ट है। मेरी भी जितनी ममेरी मौसेरी बहन सब है, सब सिंगिंग जानती है बहुत अच्छे से। एक तो सिंगर ही हो गई है मलयालम की बहुत बड़ी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी हम समझ गए कि अच्छा ये मतलब निकला। तो करेकाल की बेटियां और दामाद डांसर थे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक शब्द है पोमेड। पोमेड क्या होते थे बेटा? शैम्पू। बाल में लगाने के लिए शैम्पू भी बनाई जाती थी, लोग लगाते थे। और खुले बाल वाली स्त्री को शकुन अच्छा नहीं माना जाता, उसे बुरा माना जाता, बाल बांध कर रखिए ये माना जाता था। खैर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आ जाते हैं बेटा अगला देवता के ऊपर। तो ये आप लिख लिए, तो मैं पेज नंबर 7 पे चलूँगा और देवता के ऊपर बात करेंगे, गॉडेस डाइटी के ऊपर। पेज 6 के बाद पेज 7। तो डाइटी
यानी देवता, देवी देवता दोनों इसमें आ गए। तो इसके संदर्भ में अगर देखें हम बेटा, तो जो मोस्ट पॉपुलर देवता थे मुरुगन, नाम तो सुना होगा, मुरुगन, ये मोस्ट पॉपुलर गॉड। कई मूवीज में भी बोलते हैं अब ये मूवी हाँ, तो इस समय के सबसे जो मोस्ट पॉपुलर देवता थे इन लोगों के, इन समाज के, उनका नाम था मुरुगन। मुरुगन देव। अब मुरुगन को क्या पसंद था? मुर्गा, यानी कॉक। तो मुरुगन देवता का सिंबल क्या है? मुर्गा। ये ध्यान में रखिएगा, मुर्गा। पटाखे पे जो मुर्गा छाप देखते हैं, ऐसे नहीं वो पटाखे पे मुर्गा छाप पटाखे जो हम दिवाली में फोड़ते हैं दिखते हैं, नहीं, वो उनके प्रतीक को सिंबलाइज करता है मुर्गा। मुर्गा यानी कॉक, ये इनका क्या है? सिंबल। एक, अब इस मुर्गन का दूसरा हथियार क्या है? आपको तो मालूम है भारत में हर देवता के पास हथियार हैं, कुछ न कुछ इक्विपमेंट्स हैं। तो इनका वेपन क्या था? तो याद रखिएगा, बर्छा। बर्छा को हम लोग क्या कहते हैं? हार्पून, POON, हार्पून। आप कहें कैसे? तो जैसे ये लठ हुआ, और लठ में इस तरह से ये बर्छा हो गया। तो ये हार्पून जो था इनका वेपन था। अब इनका जो प्रिय डांस था, इस देवता का कौन सा डांस प्रिय था? तो इनका डांस था वेलनाडल। वेलनाडल, तो वेलनाडल डांस, यानी ये डांस है वेलनाडल। याद रखें, वेलनाडल नृत्य जो है कौन करता? तो जो मेला लगता था मुरुगन देवता का, मेला लगता है और मेले में मुर्गा को बहुत छोड़ दिया जाता है, और वो मुर्गा जिसके सिर पर, शरीर पर बैठ जाए उसको वेलनाडल नृत्य करना पड़ता है। ऐसा आज भी वहाँ पर होता है। अब आइए, मुरुगन को मुर्गा की बलि पसंद है, हार्पून उनका हथियार है, वेलनाडल नृत्य उनको खुश करने के लिए डांस किया जाता है। मुरुगन सबसे पॉपुलर देवता होते थे। ये युद्ध में सबसे आगे आगे चलने वाले देवता होते थे, सेनापति होते थे। तो याद रखिएगा बेटा, मुरुगन की तुलना, अब ध्यान देंगे, ओहो, ठीक है। अब हम मुरुगन को कंपेयर करें, तो मुरुगन कंपेयर विद, तो बेटा मुरुगन की तुलना उत्तर भारत के किस देवता से करते हैं? याद है? स्कंद। और किससे करते हैं? कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? गणेश के बड़े भाई हैं, और स्कंद उन्हीं का एक नाम है। तो याद रखिएगा, ये हटा के सीधा ऑब्लिक डाल दीजिए। स्कंद और कार्तिकेय एक ही हैं। हम उत्तर भारत में जिसे स्कंद और कार्तिकेय कहते हैं, उसे दक्षिण भारत में वो लोग क्या कहते हैं? मुरुगन। और इनका स्टेटस क्या है बेटा उत्तर भारत में? इनका स्टेटस है, याद रखिएगा, सेनापति ऑफ गॉड्स आर्मी। तो बेटा भगवान की जो सेना होते हैं ना, उसका सेनापति कार्तिकेय ही तो होते हैं। देवासुर संग्राम याद है बेटा? देवासुर, देव और असुर संग्राम, इसमें यही तो सेनापति थे देवता की तरफ से। तो ये याद रखिए। तो मुरुगन को आपने देख लिया, ये भी समझ में आ गया। और मुर्गा का क्रीड़ा खेल उनको बहुत पसंद था। तो ये चीज़ है। इसके अलावा शिव, बलराम, कृष्ण की भी पूजा होती थी। अदर्स, शिवा
लॉर्ड शिवा, कृष्णा, बलराम, इन सब की पूजा हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये भी पता चल गया। अब आइए, ओके, परशुराम के संदर्भ में भी यहां पर है। चलिए, अब हम 2 कहानी से आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब इसको लिख लिया तो मैं पेज नंबर 8 पे जाके एक कहानी 5 मिनट और लूँगा और ये समाप्त हो जाएगा। पेज 8, स्टोरी अबाउट अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि, तो एक अगस्त ऋषि हुए और यहाँ पे कलवल एंड वातापी राक्षस। फिर हम एक स्टोरी बताएंगे, स्टोरी 1 है। स्टोरी 2 बताएंगे, जमदगिन, परशुराम, परशुराम की वाइफ, क्या नाम है, रेणुका, और एक है शीतला। एक मिनट, रेणुका यानी शीतला माता जिसे हम कहते हैं, और एक है परिया स्त्री, यहाँ पर शीतला कहते हैं, रेणुका शीतला। एक मिनट, मैं इसको यहाँ नहीं रख के, रेणुका यहाँ हो गया, यहाँ दूसरा शीतला करते हैं, जिसको कहते हैं परिया स्त्री। सिर्फ कहानी सुनना है। एक किताब है इतिहास, पहले लिख लीजिए, एक किताब है इतिहास का जिसका नाम है वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। इस किताब के लेखक जो हैं वो कोई और हैं, ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरियन हैं, वंडर दैट वाज इंडिया। उन्होंने ए.एल. बाशम, राइटर का नाम है ए.एल. बाशम, उन्होंने किताब लिखी वंडर दैट वाज इंडिया, ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन है। उनकी किताबें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वहाँ से सवाल भी कई बार आए हैं ISPCS में। और यहाँ ध्यान दीजिए, अगस्त मुनि के संदर्भ में कहा जाता है, एक कहानी है कि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि सभी देवता आकर बैठे मीटिंग करें और कुछ डिसीजन लेना चाहते थे। तो पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े साधु सन्यासी संतों को, ऋषि महर्षियों को बुलाया गया। तो शिवजी ने कहा कि सब लोग अगर कैलाशपुरी अमरावती में आ जाएंगे तो पृथ्वी और संतुलित हो जाएगी। तो फिर तो उसके लिए कहा कोई बात नहीं, सिर्फ अगस्त मुनि को दक्षिण भारत भेज दो, वो सब संतुलित कर लेगा। जैसे हम कहते हैं ना, अजीत डोभाल को भेज दो, वो सब देख लेगा, हैं। तो वही चीज़ें हैं। एकेडमिक लाइन में जब मैं पैरामाउंट में था और KD कैंपस में था, जहाँ भी, और आज कैरियरविल में हूँ, तो ये एक जनरल बात होती है, क्या दिक्कत है कहीं भी GS का, सुनील सर को भेज दो, बात ख़त्म, और भूल जाओ। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं सब विषय पढ़ाता हूँ तो बच्चों को अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, बात ये है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अगस्त मुनि दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किए तो रास्ते में विंध्याचल पर्वत जो है इतना ऊंचा खड़ा हो गया। अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने चालाकी की और विंध्याचल के मन में जो है जो एक बात कर दी। तो विंध्याचल पर्वत झुक गया दंडवत और उनसे आशीर्वाद मांगा कि आपका आशीर्वाद चाहिए। तो अगस्त मुनि ने कहा तथास्तु, ऐसे ही बने रहो। तब से यह विंध्याचल पर्वत लेटा हुआ है और इसीलिए दक्षिण भारत जाने में आसानी होती है। ऐसी कहानी है, लेट इट गो। दक्षिण भारत गए
तो आर्य समाज का, आर्यन ट्रेडिशन का, परंपरा का जो फैलाव है दक्षिण भारत में, आर्यीकरण कह लीजिए, ये अगस्त मुनि के ही द्वारा हुआ। ये पॉइंट याद रखने की चीज़ है कि दक्षिण भारत में आर्यीकरण, आर्यनाइजेशन किसके द्वारा किया गया, तो बोलेंगे अगस्त मुनि के द्वारा। और वहाँ पर ब्राह्मण धर्म पहले नहीं था, अगस्त मुनि ने ही 4 वर्णों की व्यवस्था वहाँ लाई और ब्राह्मण धर्म भी ऐसे ही फैला। ब्राह्मण लोग जो थे अगस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहलाते थे। समझ में आया? अगस्त गोत्रीय ब्राह्मण, ये सबसे पुराना ब्राह्मण होते हैं साउथ इंडिया में। अगस्त मुनि बहुत ताकतवर थे और इनका आशीर्वाद लेने के लिए 2 राक्षस भाई ने सोचा कि हम भी इनसे आशीर्वाद लेके अमर हो जाए, महान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। तो उन 2 राक्षसों ने सोचा कि ऐसे तो आशीर्वाद देगा नहीं, और सुनते हैं ब्राह्मण ऋषि को अगर भोजन करवाओ उसके बाद आशीर्वाद मांगो तो वो फलदायी होता है। तो 2 राक्षस का नाम था कलवल और उसके भाई का नाम वातापी। ये दोनों राक्षस थे, कलवल और वातापी। रितु चौधरी, वेलकम बेटा रितु, हाउ आर यू? कलवल और वातापी दोनों भाई ने सामान्य पुरुष का भेष धारण कर लिया और कहा कि हे अगस्त मुनि, मुझे भी आप इंद्र जैसा वीर बालक होने का वरदान दीजिए कि हमारा भी संतान इंद्र के जैसा वीर धीर पुरुष हो, ताकतवर। सो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आए, भोजन पे पधारें, मैं भोजन कराना चाहता हूं आपको। अगस्त मुनि तो रीड आउट कर लिए थे कि ये क्या करना चाहता है। अब ये दोनों भाई जो है बकरे का रूप धारण करके 2 बकरे को मार के काट के मांस पकाया, और फिर ये दोनों भाई इंसान के रूप में, छंदम रूप में अगस्त मुनि को खिलाने लगा। और अन्य ब्राह्मण भी थे। अगस्त मुनि अकेले तो नहीं गए होंगे, कई ब्राह्मण साथ गए होंगे उनके। अगस्त मुनि समझ गए थे। अगस्त मुनि ने बहुत बढ़िया से खाना खाया कि ये जो बकरा परोसा गया है वो तो कोई और है, राक्षस है, ये रूप बदलने में माहिर है वो। अब जो है दोनों भाई देखे, वातापी और कलवल, तो कलवल जो है ये राक्षस रूप में, मतलब इंसान रूप में बना रहा, वातापी को बकरा बना के उसका मांस पका के खिलाया। अब जो है इसने कहा कि हमें वरदान दीजिए गुरुवर कि हम इंद्र जैसा पुत्र प्राप्त करें। इसने कहा कि तुम राक्षस हो, तुमको ये वरदान नहीं मिल सकता। तो उस पर कहा कि देखिए, तो मैं आपका पेट फाड़ दूंगा, मैं अभी बोलूँगा और ये बोले कि जो करना है कर लो। तो कलवल ने बुलाता रहे, ए वातापी बाहर निकलो। तो वो जो मांस के रूप में अंदर पड़ा है पेट फाड़ के बाहर निकलेगा, निकल नहीं पाया। तो अगस्त मुनि ने कहा मैं इसको ऐसे चबा गया हूँ कि कभी भी वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आख्यान है, आख्यान यानी ऐसी स्टोरी है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि किस किस वजह से संगम काल का जो इतिहास है भारत में अन्य एग्ज़ाम्स में, IAS, PCS, TGT, नेट, UGC के एग्ज़ाम्स, इन सब में MCQ बन के आता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं इस हिस्ट्री की क्लास को समाप्त करता हूँ, आज के संगम एरा को, और कल हम मौर्य साम्राज्य से आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ध्यान में रखने की चीज़ है कि कल मौर्य साम्राज्य नहीं होगा, मंडे होगा, क्योंकि कल तो फ्राइडे है और फ्राइडे को हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। तो मंडे से हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।